दोस्तों, अगर आप मेरी कहानी सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज की कहानी तो शुरू करते हैं। पुरानी काशी की गलियां केवल पत्थर और ईंटों से नहीं बनी होती। वे इतिहास, रहस्यों और हजारों साल पुरानी चुप्पियों से बुनी होती हैं। सूरज ढलने के बाद जब सूर्य की किरणें इन संकरी लास्तों से खिसक जाती हैं तो यहाँ एक अलग ही दुनिया जाग उठती है। कोहरा नहीं, बल्कि एक अजीब सी धुंध जो हवा में लटकी रहती है, जैसे कोई अदृश्य पर्दा। इसी धुंध में छिपी थी एक छोटी सी दुकान जिसका कोई बोर्ड नहीं था, न कोई नाम, बस एक टूटी हुई खिड़की और अंदर से आती मटमैली रोशनी। स्थानीय लोग उस गली से रात में गुजरने से कतराते थे। कहते थे कि वहाँ की हवा में ठंडक नहीं, बल्कि एक सनसनी होती है जो रूह को कंपा दे। दुकान के बाहर लगी एक पुरानी लालटेन, जिसकी लौ हवा के बिना भी कांपती रहती थी, राजगीरों के लिए चेतावनी का संकेत थी। दुकान के अंदर धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि धूल कभी उस दुकान की वस्तुओं को पूरी तरह ढक नहीं पाती थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें साफ रखती हो। शेल्फ पर तरह तरह के खिलौने थे, कुछ टूटे हुए, कुछ अधूरे और कुछ ऐसे जिनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लेकिन सबसे ऊपर एक ऊंची अलमारी के कोने में एक गुड़िया रखी थी। वो कोई आम गुड़िया नहीं थी, वो एक लबूबू थी। उसकी त्वचा मखमली थी, रंग मटमैला बैंगनी और गुलाबी का मिश्रण। उसके कान खड़े थे, नुकीले दांत मुस्कान में बाहर झांक रहे थे, और उसकी आंखें इंसान जैसी थीं, बड़ी काली पुतलियां जो हर किसी को घूर रही थीं। उसकी मुस्कान में मासूमियत नहीं, बल्कि एक शैतानी चालाकी थी। ऐसा लगता था जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। बाबा रसिक, दुकान का मालिक, कोने में बैठा बीड़ी पी रहा था। उसकी आंखें धुंधली थीं, लेकिन जब वो उस गुड़िया की ओर देखता तो उसकी नज़रों में गहरा डर और पछतावा होता। वो जानता था कि वो गुड़िया बिकने के लिए नहीं, बल्कि किसी को फंसाने के लिए रखी गई है। शाम का वक्त था। काशी की गलियों में घंटियों की आवाज़ और भजन की गूंज के बीच ईशानी और काव्या तेजी से चल रही थीं। ईशानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से फाइन आर्ट्स की छात्रा को पुरानी और विचित्र वस्तुओं को इकट्ठा करने का शौक था। उसका कमरा अजीबोगरीब पेंटिंग्स, मुखौटों और पुराने सिक्कों से भरा रहता था। काव्या, जो मेडिकल की छात्रा थी, हमेशा तर्क और विज्ञान की बातें करती थी। उसे अंधविश्वास से नफरत थी। ईशानी, प्लीज यहाँ से चलते हैं, सूरज ढल रहा है और ये गली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, काव्या ने अपनी स्कार्फ को कसते हुए कहा। उसकी सांसों से निकलती भाप ठंडी हवा में घुल रही थी। अरे यार काव्या, बस एक बार देख ले, मुझे लगा इस गली में कोई पुरानी एंटीक शॉप है, मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ यूनिक चाहिए, ईशानी ने उत्साह से कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई अदृश्य धागा उसे दुकान की ओर खींच रहा हो। काव्या ने झिझकते हुए कदम बढ़ाया। ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट, मुझे यहाँ अजीब सी ठंडक लग रही है। जैसे ही वे दुकान के पास पहुंची, लालटेन की रोशनी ने उनके चेहरों को पीला कर दिया। दुकान का दरवाजा चरचराहट के साथ खुला। अंदर से पुरानी लकड़ी और सड़े हुए फूलों की बदबू आ रही थी। ईशानी बिना सोचे समझे अंदर चली गई। काव्या दरवाजे पर ही रुक गई। उसकी नज़रें अंदर के अंधेरे को टटोल रही थीं। ईशानी की नज़रें शेल्फ पर घूम रही थीं। टूटे हुए सिपाही, बिना आंखों वाली गुड़ियां और जंग लगे संगीत के डिब्बे। लेकिन फिर उसकी नज़र ऊपर गई। उस ऊंची अलमारी पर रखी लबूबू गुड़िया ने उसे जकड़ लिया। ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। आसपास की सारी आवाज़ें धूमिल हो गईं। केवल वही गुड़िया स्पष्ट दिखाई दे रही थी। बाबा, वो गुड़िया, वो ऊपर वाली, ईशानी ने उंगली उठाई। वो तुम्हारे लिए नहीं है बेटी, वो लेना ठीक नहीं होगा। क्यों, क्या वो बिक नहीं सकती? ईशानी ने जिद की। उसे लगा जैसे गुड़िया की आंखें उससे बात कर रही हों। मुझे ले जाओ, मुझे घर ले चलो। वो साधारण खिलौना नहीं है, उसमें कुछ है, बाबा रसिक ने धीमी आवाज में कहा। उसकी नजरें ईशानी से नहीं, बल्कि ईशानी के पीछे खड़ी छाया पर थीं। मुझे पसंद है वो। कितने की है? ईशानी ने अपना बटवा निकाला।
बाबा रसिक ने गहरी सांस ली। पैसे नहीं लगेंगे, बस एक शर्त है, इसे संभाल कर रखना, रात को इसे अकेले मत छोड़ना, और सबसे ज़रूरी, इसकी मुस्कान की ओर मत देखना जब घड़ी में 12 बजें। ईशानी हंसी। बाबा आप भी ना, ये बस एक टॉय है, मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे डराना आसान नहीं है, 500 रुपए लेंगे। बाबा रसिक चुप रहा। उसने गुड़िया को एक पुराने कपड़े में लपेटा और ईशानी के हाथों में थमा दिया। गुड़िया को छूते ही ईशानी को एक झटका लगा, जैसे बिजली का करंट दौड़ गया हो। उसका हाथ सुन्न पड़ गया। ले जाओ, लेकिन याद रखना, चेतावनी दी गई है। बाबा रसिक ने पीठ फेर ली। काव्या ने बाहर खड़े होकर सब देखा। ईशानी, तुम पागल हो गई हो, उस बूढ़े की बातें सुन रही थी, चलो यहां से। ईशानी ने गुड़िया को कसकर पकड़ लिया। अरे यार तुम भी ना, ये कितनी यूनिक है, देखो इसके टेक्सचर को, ये मेरे स्कल्पचर प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट है। काव्या ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। जब वे दुकान से बाहर निकले तो लालटेन अचानक बुझ गई, हालांकि हवा नहीं चल रही थी। पीछे से दुकान का दरवाजा अपने आप बंद होने की आवाज आई। धड़ाम। ईशानी का कमरा उसके व्यक्तित्व जैसा था, रचनात्मक, थोड़ा अव्यवस्थित और कलात्मक। दीवारों पर स्केच लगे थे, कोने में कैनवस रखे थे। उसने लबूबू को अपनी स्टडी टेबल के बीचों बीच रख दिया। कमरे में लाइट बंद थी, केवल खिड़की से चांदनी आ रही थी। चांद की रोशनी सीधे गुड़िया के चेहरे पर पड़ रही थी। ईशानी सोने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसे बार बार टेबल की ओर देखना पड़ रहा था। गुड़िया की मुस्कान अब उतनी मासूम नहीं लग रही थी। चांदनी में उसके नुकीले दांत चमक रहे थे। बस एक गुड़िया है ईशानी, बस एक गुड़िया, उसने खुद से कहा, और लाइट बंद कर दी। रात के 2 बज रहे होंगे। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े जैसी लग रही थी। अचानक ईशानी की नींद खुली। उसे लगा जैसे कमरे का तापमान अचानक गिर गया हो। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जैसे हवा गाढ़ी हो गई हो। उसने करवट बदली। उसकी नजर अनजाने में टेबल की ओर गई। उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। गुड़िया वही नहीं थी जहां उसने रखी थी। उसने उसे टेबल के बिल्कुल बीच में रखा था, लेकिन अब वो टेबल के बिल्कुल किनारे पर थी, जैसे कूदने की तैयारी कर रही हो। और सबसे डरावनी बात, गुड़िया का सिर। ईशानी को यकीन था कि उसने गुड़िया का मुंह सीधा रखा था, लेकिन अब उसका सिर थोड़ा तिरछा था और उसकी आंखें सीधे बिस्तर की ओर, ईशानी की ओर घूर रही थीं। ये कैसे हो सकता है? ईशानी ने धीमी आवाज में कहा। उसका गला सूख रहा था। उसने सोचा शायद नींद में उसी ने टकरा दिया होगा। उसने करवट बदली और कंबल ओढ़ लिया, लेकिन उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। खस खस, जैसे कोई कपड़े पर रेंग रहा हो। आवाज टेबल से आ रही थी। ईशानी ने हिम्मत जुटाई और टॉर्च जलाई। रोशनी पड़ते ही गुड़िया वहीं थी, स्थिर, कोई हिलचल नहीं। ईशानी ने राहत की सांस ली। देखा ईशानी? लेकिन सुबह जब वो उठी तो उसका सिर भारी था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पूरी रात वो सोई ही नहीं। उसने अपनी शीशे में शक्ल देखी। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और चेहरा पीला पड़ गया था। उसने नाश्ते की मेज पर बैठने की कोशिश की, लेकिन सिर दर्द ने उसे जकड़ लिया। ये साधारण सिर दर्द नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी खोपड़ी के अंदर सुई चुभो रहा हो। दर्द की लहरें उसकी आंखों के पीछे से शुरू होकर पूरे सिर में फैल रही थी। कॉलेज जाने की तैयारी करते वक्त उसने फिर गुड़िया की ओर देखा। उसे लगा जैसे गुड़िया की मुस्कान थोड़ी और चौड़ी हो गई है। कल रात उसके दांत थोड़े बाहर थे, आज वे और नुकीले लग रहे थे। काव्या को बताना चाहिए, उसने सोचा, लेकिन फिर रुक गई। नहीं, वो फिर वही तर्क देगी कि मैं थकी हुई हूं। कॉलेज के कैंटीन में शोर शराबा था। ईशानी चुपचाप अपनी कॉफी पी रही थी। काव्या उसके सामने बैठी अपने नोट्स देख रही थी। तू ठीक तो है ना? तेरा चेहरा बहुत उतरा हुआ है, काव्या ने चिंता से पूछा। बस नींद पूरी नहीं हुई। वो गुड़िया, कल रात वो हिली थी काव्या, ईशानी ने धीमी आवाज में कहा। काव्या ने नोट्स रख दिए। ईशानी, फिर वही बात। हमने कितनी बार कहा है कि पुरानी चीजों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। वो सिर्फ प्लास्टिक और कपड़ा है। हवा से हिल गई होगी या टेबल टेढ़ी होगी,
नहीं काव्या, उसका सिर घूमा था। उसने मुझे देखा और आज सुबह मेरा सिर इतना दर्द कर रहा है जैसे किसी ने दिमाग निकाल लिया हो। ईशानी की आवाज़ में कंपन था। काव्या ने उसका हाथ थामा। सुन, हो सकता है तुझे एलर्जी हो रही हो उस पुरानी गुड़िया से। धूल या कोई केमिकल, उसे फेंक दे या कम से कम किसी बॉक्स में बंद कर दे। मैं कोशिश करूंगी, ईशानी ने कहा, लेकिन उसकी नज़रें खालीपन में टिकी थीं। उसे कैंटीन की भीड़ के बीच भी एक अकेलापन महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन सब अपने काम में मग्न थे, सिवाय एक कोने के। वहाँ एक पुराना गमला रखा था और उसे लगा जैसे उस गमले की परछाई में वही लबूबू गुड़िया खड़ी होकर उसे देख रही है। उसने झटके से सिर घुमाया। वहाँ कुछ नहीं था। शाम को घर लौटते वक्त ईशानी को लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। जब भी वो रुकती, कदमों की आवाज़ भी रुक जाती। जब वो तेज़ चलती तो कदमों की आवाज़ तेज़ हो जाती। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने हांफते हुए दरवाज़ा खोला और अंदर गिर गई। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही उसकी सांस अटक गई। लबूबू गुड़िया मेज़ पर नहीं थी। ईशानी का खून जम गया। उसने धीरे धीरे कमरे के अंदर कदम बढ़ाया। उसकी नज़रें बिस्तर की ओर गईं। गुड़िया वहाँ थी, उसके बिस्तर के तकिए के पास। गुड़िया लेटी नहीं थी, वो बैठी थी। उसकी छोटी टांगें बिस्तर के किनारे लटक रही थीं और उसकी आंखें सीधे दरवाजे की ओर थीं, जैसे वो ईशानी के आने का इंतज़ार कर रही हो। ये कैसे हो सकता है? ईशानी की आवाज़ कांप रही थी। मैंने दरवाज़ा लॉक किया था, कमरा बंद था। उसने कांपते हाथों से गुड़िया को उठाया। गुड़िया का शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। इतनी ठंडक कि ईशानी के हाथ जलने लगे। उसने उसे वापस मेज़ पर रखा और एक भारी किताब उसके सामने रख दी, जैसे उसे कैद कर रही हो। अगर तू जिंदा है तो बता तुझे क्या चाहिए, ईशानी ने गुड़िया से कहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। कोई जवाब नहीं आया, बस घड़ी की टिक टिक। उस रात ईशानी सो नहीं पाई। उसने कमरे की सभी लाइटें जला रखी थीं। वो बिस्तर पर बैठी बैठी गुड़िया को घूर रही थी। गुड़िया स्थिर थी, लेकिन उसे लग रहा था कि हर कुछ मिनटों बाद गुड़िया की पलकें झपकती हैं। ये असंभव था। गुड़ियों की पलकें नहीं होती, लेकिन उसे दिख रहा था। रात के 1:30 बजे अचानक कमरे की लाइटें झपकने लगीं। फ्लिकर फ्लिकर। बिजली के उतार चढ़ाव नहीं थे, ये कुछ और था। लाइटें एक रिदम में झपक रही थीं, जैसे कोई संकेत दे रहा हो। तभी एक जोरदार आवाज आई, धड़ाम। मेज पर रखी वो भारी किताब जिससे ईशानी ने गुड़िया को ढका था, जमीन पर गिर चुकी थी। और गुड़िया अब मेज पर नहीं थी। ईशानी की चीख निकल गई, लेकिन गले में अटक गई। उसने टॉर्च चलाई। रोशनी जमीन पर पड़ी। गुड़िया जमीन पर लेटी थी, लेकिन उसका चेहरा ऊपर की ओर था, सीधे ईशानी की आंखों में देख रहा था। और उसकी मुस्कान अब वो मुस्कान नहीं थी। उसके मुंह के कोने कानों तक कटे हुए लग रहे थे और दांतों से लाल रंग टपक रहा था। खून? कौन है तू? ईशानी चिल्लाई। उसने हिम्मत जुटाई और गुड़िया को उठाकर वापस मेज पर रखा। इस बार उसने गुड़िया को एक लॉक करने वाले कांच के जार में बंद करने की सोची, लेकिन उसके पास वैसा जार नहीं था। उसने तुरंत काव्या को फोन मिलाया। रात के 1:30 बज रहे थे। हेलो, काव्या की नींद भरी आवाज आई। काव्या, प्लीज आजा, मुझे डर लग रहा है। वो सच है काव्या, वो गुड़िया मुझे मारना चाहती है। ईशानी रोते हुए बोली। ईशानी, तुझे क्या हो गया है? इतनी रात को क्या हुआ? काव्या की नींद पूरी तरह खुल गई। वो बिस्तर पर थी, फिर जमीन पर गिर गई। उसके दांतों में खून है। काव्या, मेरा सिर फट रहा है। मुझे लग रहा है मेरी ताकत चूसी जा रही है। काव्या चुप रही, फिर बोली, ठीक है, मैं आ रही हूं, बस शांत हो जा। दरवाजा मत खोलना जब तक मैं ना आऊं। काव्या के आने तक ईशानी कोने में सिमट कर बैठी रही। उसे बार बार लग रहा था कि जार के अंदर से गुड़िया हंस रही है, एक धीमी
खुरदुरी हंसी जो सीधे उसके दिमाग में गूंज रही थी। काव्या जब पहुंची तो उसने ईशानी की हालत देखकर घबरा गई। ईशानी बुखार से तप रही थी, लेकिन उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। इसे यहीं छोड़ देते हैं, चल मेरे घर चलते हैं आज रात, काव्या ने गुड़िया की ओर देखते हुए कहा। उसे भी उस गुड़िया को देखकर अजीब सा लगा। गुड़िया की आंखें काव्या को भी घूर रही थीं। नहीं, वो मेरे पीछे आएगी, मुझे इसे खत्म करना होगा, ईशानी ने पागलों की तरह कहा। खत्म? ये गुड़िया है ईशानी, चल इसे अलमारी में बंद कर देते हैं और ताला लगा देते हैं। कल सुबह हम इसे नदी में प्रवाहित कर देंगे, गंगा में, काव्या ने तर्क दिया। ईशानी ने हाँ में सिर हिलाया। दोनों ने गुड़िया को एक लकड़ी के बॉक्स में रखा और उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया। ईशानी ने काव्या के साथ उसके घर जाने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में उसे चक्कर आने लगे। मुझे घर चल ईशानी, मुझे लग रहा है अगर मैं वहां नहीं रही तो वो कुछ और करेगी। ईशानी जिद पर अड़ गई। काव्या ने उसे वापस उसके घर छोड़ा। मैं बाहर हॉस्टल में रुकती हूँ, सुबह होते ही मैं आऊंगी, दरवाजा लॉक रखना। काव्या के जाने के बाद ईशानी अकेली थी। स्टोर रूम का दरवाजा बंद था, लेकिन उसे अंदर से आवाजें आ रही थीं, खट खट खट, जैसे कोई नाखून लकड़ी खरोंच रहा। उसे बस बेहोश होना था। अगर वो सो जाएगी तो शायद ये सब एक बुरा सपना लगेगा। गोली का असर हुआ और वो गहरी नींद में चली गई। रात के 3 बजे ईशानी की आंखें अचानक खुली, लेकिन वो हिल नहीं पा रही थी। स्लीप पैरालिसिस। उसका दिमाग जाग चुका था, लेकिन शरीर पत्थर हो गया था। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसे सब कुछ साफ दिख रहा था। कमरे का तापमान 0 से भी नीचे चला गया था। सांस लेने पर भाप जम रही थी। ईशानी की नजरें डर से फैली हुई थीं। उसे अपने पैरों पर एक वजन महसूस हुआ। धीरे धीरे उसकी नजरें नीचे गईं। बिस्तर के किनारे अंधेरे में 2 चमकती आंखें थीं। लबूबू। वो बॉक्स में नहीं थी, वो स्टोर रूम में नहीं थी, वो यहाँ थी, ईशानी के पैरों के पास। लेकिन अब वो वैसी नहीं थी। उसका आकार थोड़ा बढ़ गया था। उसके मखमली शरीर पर नसें उभर रही थीं, जैसे वो इंसानी मांस से बनी हों। ईशानी चिल्लाना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं निकली। गुड़िया ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी और नाखून जैसे नुकीले थे। उसने ईशानी के पैर के एड़ी को छुआ। एक तेज जलन हुई। ईशानी को लगा जैसे उसकी नसें जल रही हों। गुड़िया ने अपना मुंह खोला। उसके दांत अब और बड़े हो गए थे। उसने ईशानी की एड़ी में अपने दांत गड़ा दिए। ईशानी को दर्द महसूस हुआ, लेकिन खून नहीं निकला, बल्कि ईशानी को लगा जैसे उसकी ताकत, उसकी जीवन शक्ति, उसकी आत्मा खींची जा रही हो। गुड़िया का पेट फूलने लगा। उसकी मुस्कान और चौड़ी होती गई, इतनी चौड़ी कि उसके चेहरे को चीरती हुई लग रही थी। ईशानी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसकी धड़कनें तेज होती गईं, फिर धीमी होती गईं। उसे लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो, धन्यवाद ईशानी, अब मैं आज़ाद हूँ। ये आवाज़ गुड़िया की नहीं थी। ये आवाज़ हजारों साल पुरानी थी। ये आवाज़ उस दुकान की थी, उस गली की थी, उस शाप की थी। ईशानी का शरीर ढीला पड़ गया। उसकी आंखें खुली रह गईं, लेकिन उनमें जीवन नहीं था। कमरे में सन्नाटा छा गया। लबूबू गुड़िया बिस्तर पर नहीं थी, वो गायब हो चुकी थी। मेज पर केवल खून की कुछ बूंदें थीं, जो धीरे धीरे सूख रही थीं। सुबह की पहली किरण के साथ काव्या दरवाजे पर दस्तक देने पहुंची। ईशानी, दरवाजा खोल। कोई जवाब नहीं। काव्या ने घंटी बजाई। कोई हलचल नहीं। उसे अंदर से अजीब सी बदबू आ रही थी, सड़े हुए फूलों और पुरानी लकड़ी की बदबू। उसने पड़ोसियों की मदद से दरवाज़ा तोड़वाया। कमरा वैसा ही था जैसा ईशानी ने छोड़ा था। बिस्तर अस्त व्यस्त था। ईशानी बिस्तर पर लेटी थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो मर चुकी थी।
चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी लबूबू गुड़िया की होती थी। पुलिस आई, जांच हुई, डॉक्टरों ने कारण हृदय गति रुकना बताया, लेकिन चेहरे की मुस्कान और कमरे की ठंडक को कोई समझ नहीं पाया। स्टोर रूम खोला गया। वो लकड़ी का बॉक्स खाली था, अंदर केवल धूल थी। काव्या वहां खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिमाग में एक सवाल। उसने ईशानी के डायरी के पन्ने पलटे। आखिरी पन्ने पर बच्चों की लिखावट में लिखा था, वो मुस्कान मेरी हो गई। काव्या ने कांपते हाथों से डायरी बंद की। उसे याद आया वो दुकानदार, बाबा रसिक। वो भागती हुई उस गली की ओर गई, लेकिन जब वो वहां पहुंची तो वहां कोई दुकान नहीं थी। वहां एक खंडहर था, जिस पर मकड़ियों के जाले लगे थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि वहां पिछले 50 साल से कोई दुकान नहीं है। काव्या वहीं जमीन पर बैठ गई। हवा में वही ठंडक थी, और उसे लगा जैसे खंडहर की खिड़की से कोई उसे देख रहा है। एक मटमैली लालटेन जल रही थी, और उसके पीछे एक छोटी सी परछाई खड़ी थी, जिसकी मुस्कान कानों तक खुली हुई थी। कुछ महीने बाद काशी की वही पुरानी गली, एक नई दुकान खुली थी। इस बार बोर्ड पर नाम था, लेकिन अंदर वही धूल, वही अंधेरा। एक नया छात्र, रोहन, जो फोटोग्राफी का शौकीन था, उस गली से गुजर रहा था। उसे वही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने दुकान के अंदर झांका। शेल्फ पर वही पुराने खिलौने थे, और सबसे ऊपर एक नई गुड़िया रखी थी। वो लबूबू जैसी ही थी, लेकिन उसके कपड़े ईशानी के जैसे थे। उसकी आंखों में वही चमक थी। दुकानदार, जो अब एक नया चेहरा था, मुस्कुराया। क्या चाहिए साहब? कुछ यूनिक? रोहन की नज़र उस गुड़िया पर टिक गई। वो गुड़िया कितने की है? दुकानदार की आंखों में वही चालाकी थी। वो बिकने के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप जिद करें तो बस संभाल कर रखना। रोहन हंसा। मैं फोटोग्राफर हूँ, मुझे डराना आसान नहीं है। उसने गुड़िया को हाथ में लिया। गुड़िया ठंडी थी, और जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो। स्वागत है। गली में कोहरा और गाढ़ा हो गया। लालटेन की रोशनी मंद पड़ गई, और दूर कहीं घड़ी में 12 बजने की आवाज़ गूंजी। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।